नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब देश की बात आती है तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ न केवल हमारा चैनल चल रहा है, बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ पूरा देश एक साथ चल रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान को हमने घुटने का बल्ला दिया, हमारी सेना ने जो शौर्य और पराक्रम, जिस साहस का परिचय दिया है, दुनिया भर में उस ताकत की, उस शौर्य की, उस वीर गाथा की चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि पाकिस्तान जैसे फरेबी और धोखेबाज देश, वो देश जो सिर्फ आतंकियों से चलता है, आतंकियों को पालता है, उस देश के साथ समस्त संबंधों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम, बड़ी नीति जो भारत की तरफ से ली गई है, उसकी चर्चा भी दुनिया के मंचों पर हो रही है। और ये नीतियां और ये संकल्प केवल सरकार ने नहीं लिया, ये संकल्प तो समस्त भारतवासियों ने लिया कि इस बार पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को शय देने वाले, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन देने वाले, पाकिस्तान को सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने वाले हर उस देश का बॉयकॉट करेंगे, हर उस देश का बहिष्कार करेंगे जो आतंकियों को खाद पानी देते हैं। और इसी कड़ी में भारत ने सबसे पहले तुर्की का बहिष्कार शुरू कर दिया है। वो तुर्की जिसके ड्रोन्स ने ही पाकिस्तान से हम पर हमला किया था, वो तुर्की के ही ड्रोन्स थे जिनके माध्यम से पाकिस्तान ने भारत को अशांत करने का प्रयास किया था। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम के आगे तुर्की के ड्रोन्स भी पूरी तरह से फुस हो गए और सामने आ गई तुर्की की वो गंदी नीयत जो साफ तौर पर इस्लामिक जिहाद से भी जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि भारत में तुर्की के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बहिष्कार एक अभियान बन चुका है, एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हाल ही में नोएडा में उद्यमियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के साथ सभी व्यापारिक संबंध, सभी सामाजिक संबंधों को तोड़ने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। इस बैठक में जुड़े सभी उद्यमियों ने यह संकल्प लिया कि वो आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों से किसी भी प्रकार का व्यापार, निवेश या पर्यटन, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। बैठक की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देकर की गई, जिसके साथ ही भारत सरकार की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए आतंक के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई गई। पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों, विशेषकर तुर्की, अजरबैजान और चीन के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इन देशों के साथ हर प्रकार का सहयोग या संबंध खत्म कर दिया जाएगा। और इस दौरान यह भी तय किया गया कि तुर्की और अजरबैजान से आयातित वस्तुओं जैसे कि खनिज, ईंधन, रसायन, प्लास्टरिंग सामग्री और भी कीमती पत्थरों का बहिष्कार, मार्बल्स जो वहां से मंगाए जाते हैं, इन सब का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही इन देशों को निर्यात बंद करके नो ट्रेड नीति भी अपनाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। और इसी संकल्प को भारतवासी भी दोहरा रहे हैं। इसी संकल्प को लेते हुए इन देशों के साथ नो ट्रेड की नीति अपनाई जा रही है। यह कदम केवल आर्थिक प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित एक नैतिक निर्णय के रूप में भी हमारे सामने आ चुका है। शिक्षा जगत को भी देख लीजिए। शिक्षा जगत में भी हम लगातार देख रहे हैं कि इसी राष्ट्रवादी रुख को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। देश के कई प्रमुख यूनिवर्सिटीज ने तुर्की के साथ अपने सभी शैक्षणिक समझौतों को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इसमें आपको याद होगा कि सबसे पहले जेएनयू ने
यह कदम उठाया था कि तुर्की से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं होगा और इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है शारदा यूनिवर्सिटी का। शारदा यूनिवर्सिटी जिसने तुर्की की इस्तांबुल आयुध यूनिवर्सिटी और हसन यूनिवर्सिटी के साथ चल रहे सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को और एमओयू को रद्द कर दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसने तुर्की और अजरबैजान की 23 यूनिवर्सिटीज से अपने शैक्षणिक संबंध तोड़ लिए हैं। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसका नाम मैंने सबसे पहले लिया, उधर जामिया मिलिया इस्लामिया, लवली प्रोफेशंस यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, इन सभी ने तुर्की से एकेडमिक साझेदारियां समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने देश भर के कुलपतियों को पत्र भेजकर तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक संबंधों को स्थगित करने की भी अपील की है, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि व्यापारिक और बौद्धिक मोर्चे पर भी आतंक समर्थक देशों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। तुर्की के प्रति यह बहिष्कार केवल एक कूटनीतिक संदेश नहीं है बल्कि एक जनसंकल्प है जो ये दिखाता है कि भारत की आत्मा राष्ट्रवाद में ही रची बसी है। बॉयकॉट तुर्की अब एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिंब बन चुका है। भारत एकजुट है और ये एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब इस ताकत को जानने के लिए सुदर्शन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारी संवाददाता रिमझिम सिंह ने शारदा यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अशोक दरियानी से ये जाना कि किस प्रकार उन्होंने त्वरित रूप से इस कदम को उठाया और राष्ट्रवाद को सर्वोच्चता प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से टर्की के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जगह जगह लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, वहाँ से व्यापार बॉयकॉट कर रहे हैं और अब नोएडा से ये चीज़ शुरू हुई है कि वहाँ के शिक्षण संस्थानों पर भी लात पड़ी है। अभी हम शारदा यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और हम बात करेंगे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक दरियानी सर से। सर, आपने बहुत अच्छा, पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है इस तरह से कि क्योंकि आपने एक राष्ट्र हित में ये अपना कदम उठाया है। किस तरह से आप क्या सोच के आपने इस तरह से ये डिसीजन लिया? देखिए, शारदा यूनिवर्सिटी में 2009 से 95 देशों के बच्चे पढ़ते हैं और परहैप्स वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो इतने सारे मल्टी कल्चरल मल्टी डाइवर्स इन्वायरमेंट शारदा यूनिवर्सिटी में है। हमने हमेशा कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजन और देश सबको जोड़ के देखा है, सबकी सभ्यता को जोड़ के देखा है। लेकिन इस बार जो एक घिनौना, एक तरह से मैं कहूँगा अपराध जो टर्की ने किया है और जिस घिनौने तरीके से पाकिस्तान ने 26 हिंदुस्तानी नागरिकों की जान ली है एक धर्म के आधार पर, इससे शर्मनाक, इससे बर्बरता कुछ हो ही नहीं सकता। ये टेररिज्म का एक बहुत ही घिनौना रूप है और इस घिनौने रूप में जो टर्की ने जिस हिसाब से, शर्मनाक हिसाब से, बेशर्मी से, बिना सोचे समझे जो पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, उसकी हम सख्त खिलाफत करते हैं, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। लेकिन इस विरोध को जताने के लिए एक आम जनता क्या कर सकती है, एक हमारी जैसी शिक्षक संस्था क्या कर सकती है? तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एजुकेशनल या कोलैबोरेटिव जो हमारे काम हो रहे हैं टर्की से, हमने उसे इमीडिएटली उन सबको कैंसिल कर दिया है। सर, ऐसा था कि यहाँ के बच्चे भी वहाँ जाते थे, वहाँ के बच्चे भी यहाँ आते थे टर्की के, तो हमारे बच्चे जो वहाँ गए हैं, जो स्टूडेंट्स गए हैं, उनको लेकर अब क्या होगा? किस तरह से उनको दोबारा से वापस करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, मैं भी टर्की जा चुका हूँ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सचेंज और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में। देखिए, ये एक बहुत जिस हिसाब की जो कोलैबोरेटिव या जिस हिसाब से हमारे संबंध थे वो एक स्टूडेंट्स एक्सचेंज वाले थे और टर्की ही नहीं, हम कम से कम 50 देशों में बच्चों का हमारे ये एमओयूज़ हैं। तो एक अगर इंस्टीट्यूट या एक या दो या तीन संस्थाएं अगर नहीं होती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रहित सबसे पहले है।
तो राष्ट्रहित सबसे पहले है और राष्ट्रहित को ही ध्यान में रखते हुए शादा यूनिवर्सिटी ने इस्तांबुल आइडिन यूनिवर्सिटी और हसन कल्याणको यूनिवर्सिटी के साथ चल रहे सभी संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यह कदम यह बताता है कि जब भारत की बात आती है तो फिर भारतवासी एकजुट होकर एक संकल्प के साथ, एक नीति के साथ ही आगे बढ़ते हैं और वो नीति और संकल्प राष्ट्रवाद से ही जुड़ा होता है। ये तस्वीरें इसी बात को ही प्रमाणित करती हैं। तो एक तरफ हम पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर चुके हैं और अब वहीं दूसरी तरफ उन तमाम देशों को के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक, डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक, या यूं कहें कि ये जो नेचुरल प्रोसेस शुरू हुआ है भारत की तरफ से, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक भारतीयों ने की है वो साफ तौर पर संदेश है इन देशों के लिए कि सुधर जाओ वरना आगे का वक्त और खराब होगा। अब जब बात वक्त की हो रही है तो पाकिस्तान के लिए वक्त कैसे कैसे खराब हो रहा है, अब इसकी बात जरा हम कर लेते हैं। पाकिस्तान की निरंतर कुटिल नीतियां और आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण ही उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लगातार बिगाड़ा और आतंकवादियों के समर्थन को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण उसे वैश्विक समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर सैन्य कार्रवाई ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया, जिससे उसे न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान की स्थिति और भी बदतर हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने से पहले कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। IMF की ओर से 11 नई शर्तों का लागू होना पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और भी अधिक दयनीय बना रहा है। ये शर्तें पाकिस्तान की रक्षा नीति और आतंकवाद को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से इंगित करती है, क्योंकि पाकिस्तान अब अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय अपने रक्षा बजट और आतंकवादी गतिविधियों पर खर्च बढ़ा रहा है। यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है बल्कि पूरे विश्व समुदाय के लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है। IMF की कड़ी शर्तों और भारत की सख्ती ने पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अब पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों और कुटिल रणनीतियों के परिणाम भुगतने के लिए भी मजबूर है और इसकी फजीहत भी अब केवल क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बड़ा करना शामिल है। वर्तमान में पाकिस्तान केवल 3 साल पुरानी कारों की आयात की ही अनुमति देता है, जिसे अब 5 साल तक बढ़ाने को कहा गया है। इसके तो हर मोर्चे पर हो रही है पाकिस्तान की फजीहत। हर स्तर पर भारत एक एक करके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की ऐसी ही एक और चालबाजी सामने आई है, एक ऐसी साजिश जिसे समय रहते भारत ने सामने ला दिया और उस साजिश पर बड़ा प्रहार भी किया। दरअसल सीमा पार से चलने वाली साजिशें हमेशा से पाकिस्तानी फौज की परंपरा रही है, लेकिन भारत की सजग सुरक्षा प्रणाली और निर्भीक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को न केवल विफल किया बल्कि उसकी फजीहत भी कर दी है। पाकिस्तान एक बार फिर अपनी इस आदत से बाज नहीं आया। 8 मई को स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रची गई, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता ने उसकी हर योजना को ध्वस्त कर दिया, हर योजना को चकनाचूर कर दिया। यह पाकिस्तान की गहरी बेहाई ही है कि एक आतंकी राष्ट्र धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की साजिश रचता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारों को ही निशाना बनाया था। पाकिस्तान की फौज की यह नापाक साजिश जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से ध्वस्त किया।
ये पाकिस्तान की ही बेहाई है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार धार्मिक स्थलों को निशाना बनाता रहा। धर्म पूछकर पहले इसके आतंकियों ने गोली मारी, मासूमों की नृशंस हत्या की, और दूसरी तरफ आप देखें तो सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारे को ही निशाना बनाया गया। बावजूद इसके भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट कर दिया, हवा कर दिया। पाकिस्तान के इस नकारात्मक कदम का खामियाजा उसे मिला जब भारतीय सेना ने अपनी सटीक जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान को उसकी ही सीमा में घुसने की जगह नहीं दी। पंजाब के सीमा क्षेत्र में पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की रात को घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से हराया और सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। यह घटना पाकिस्तान की लगातार घटती विश्वसनीयता और उसकी कमजोर रणनीति का एक और स्पष्ट उदाहरण है। पाकिस्तान का एक और नापाक चेहरा सामने आया है। 8 मई को पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इसका खुलासा भारतीय सेना ने किया है। हमले की योजना सीमा पार से बनाई गई थी, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क के साथ मिलकर अमृतसर को दहलाने की योजना बनाई थी। सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को टारगेट बनाकर मिसाइल दागी थी, लेकिन भारतीय डिफेंस ने उस बीच में ही नष्ट कर दिया। पंजाब में तैनात जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे को भी मीडिया के सामने रखा है। That he will target Indian military installations, civilian targets, including religious places. Of these, Golden Temple appeared to be the most prominent. We also received credible intelligence that Golden Temple is a prime target, which we had brainstormed earlier. We mobilized additional modern air defense assets to give a holistic air defense umbrella cover to Golden Temple, which is a veritable symbol of nation's syncretic faith. On 8th early morning, in the hours of darkness, Pakistan carried out a massive air assault with unmanned aerial weapons, primarily drones and long-range missiles. We were fully prepared since we had anticipated this, and our brave heart and alert Army air defense gunners thwarted Pakistan Army's nefarious designs and shot down all drones and missiles targeted at Golden Temple. भारतीय सेना को पहले से अंदेशा था कि पाकिस्तान अपने मंसूबों से बाज नहीं आएगा। खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया था कि पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों के जरिए अशांति फैलाने की योजना बना रहा है। यह हमला न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने बल्कि देश भर में अराजकता फैलाने की साजिश थी। पंजाब इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग की गई और घुसपैठ की कोशिश भी हुई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। हमारी जवाबी फायरिंग इतनी सटीक थी कि सुबह होते होते दुश्मन ने अपने पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। भारत जानता था कि पाकिस्तान दोहरा चेहरा रखता है और भारत के कई इलाकों को वो निशाना बना सकता है। 8 और 9 मई की रात को किए गए पाकिस्तानी ड्रोन अटैक और मिसाइल हमलों को आकाश प्रणाली और जवानों ने ढाल बनकर नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने 9-10 मई की रात को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया और उसकी हर साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस गया है। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान की स्थिति और भी बेहाल हो गई है। भारत ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन साजिशों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये तो तय है कि पाकिस्तान की हर नाकाम कोशिश को हम पूरी तरह से विफल करेंगे। पूरी तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों को ध्वस्त करने का संकल्प भी हमने ले लिया है और पाकिस्तान की हर उस कोशिश को, हर उस चालबाजी को बेनकाब करेंगे जो पाकिस्तान में
पल रहे बस रहे आतंकियों से जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि आतंकवाद के इस खात्मे में हम आतंकवाद, आतंक और आतंक से जुड़े सभी नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। सीमा के सामने का दुश्मन तो हमें पता है, लेकिन सीमा के अंदर बैठे हुए गद्दारों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सीमा से बाहर सभी देशों के सामने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्रण लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा के भीतर भी उन नकाब पोशों को बाहर निकालने का प्रण ले लिया है जो अवैध रूप से यहां बसे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भारत सरकार ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत बांग्लादेशी और म्यांमार के अवैध घुसपैठियों को निशाना बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिनों का समय दिया है, जिसमें वो इन अवैध घुसपैठियों की पहचान करें, सत्यापन करें और निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करें। भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। अवैध घुसपैठ, बांग्लादेश और म्यांमार से निरंतर हो रही अवैध घुसपैठ अब केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के भीतरी राज्यों तक इसकी पैठ गहरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश इस दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अब किसी तरह की ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 30 दिनों की समय सीमा दी है, जिसके भीतर अवैध घुसपैठियों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन और निर्वासन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। यह एक सख्त और स्पष्ट नीति है जो प्रशासन लचरता पर लगाम लगाएगी और स्थानीय अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाएगी। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर पर्याप्त डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएं, जहां संदिग्ध प्रवासियों को रखा जा सके। इन डिटेंशन सेंटरों में बायोमेट्रिक जानकारी लेने का निर्देश इस बात का प्रमाण है कि सरकार अब एक बार पकड़े गए फिर कभी न छूटे वाली नीति पर कार्य कर रही है। इस विशेष अभियान के तहत राजस्थान से लेकर गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक हजारों अवैध प्रवासी पकड़े जा चुके हैं। अकेले राजस्थान में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए जा चुके हैं। गुजरात की स्थिति भी इसी तरह चिंताजनक रही है। हरियाणा के 3 जिलों में 237 से अधिक, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 300 से ज्यादा और मुंबई में 650 से ऊपर बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक संरचना, संसाधनों पर भार और सामाजिक समीकरणों पर पड़ रहे दबाव का आईना है। अतीत में अवैध घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। कई बार स्थानीय सरकारों द्वारा इन अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इस विषय को लेकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे के रूप में देखा जाए, न कि किसी जातीय या सांप्रदायिक चश्मे से। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में नागरिकता का सवाल संवेदनशील जरूर है, लेकिन यह संवेदनशीलता तब तक सार्थक है जब तक देश की सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे। जब सीमाएं छलनी हो, जब दस्तावेजों की फर्जीवाड़ा आम बात बन चुकी हो, तब ऐसे अवैध घुसपैठियों को अनदेखा करना भविष्य के लिए एक विस्फोटक खतरा होगा। सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ और असम राइफल्स जैसे सुरक्षा बलों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। इन बलों के कंधों पर अब न सिर्फ सीमाओं की निगरानी का दायित्व है, बल्कि अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हुए पहचान और प्रतिरोधन की प्रक्रिया को तेज करना भी है। भारत को यदि अपने नागरिकों की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और आर्थिक संसाधनों की रक्षा करनी है, तो घुसपैठियों के खिलाफ यह सख्ती समय की मांग ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मरक्षा का हिस्सा है। यह कदम देर से सही पर दुरुस्त है। राज्य सरकारों को अब राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में निर्णायक और तेज कार्रवाई करनी होगी। केंद्र ने संकेत दे दिया है कि अब समय कार्रवाई का है। जो चुप रहेगा वह इतिहास के कटघरे में खड़ा होगा और जो सक्रिय होगा
वही देश को सुरक्षित रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। एक तरफ दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान को उसकी चालबाजियों, उसके आतंकियों को ध्वस्त करने, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने एक नई नीति अपना ली है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को सबक सिखाने के लिए भारत की 140 करोड़ आबादी ने, भारत के हर एक व्यक्ति ने यह संकल्प लिया है कि आतंक को जड़ से मिटाने की इस प्रक्रिया का वो एक अहम हिस्सा होगा। ये एक राष्ट्रीय नीति है, एक राष्ट्रीय हित का मसला है, एक राष्ट्रीय मिशन है। लेकिन इसी राष्ट्रीय हित, इस राष्ट्रीय मिशन, इस राष्ट्र की नीति में, राष्ट्रीय नीति में अगर राजनीति हावी हो जाए तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को खाद पानी मिलने लगता है। यह शुरुआत, जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, याद होगा आपको कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में भी थी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि वो सरकार के साथ खड़ी हैं, वो सरकार के हर कदम के साथ खड़ी हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, क्योंकि आतंक को जड़ से नेस्तनाबूद करने का संकल्प वो पार्टियां भी लेती हैं। समय बीता, समय बीतने के साथ ही साथ उस राष्ट्रीय नीति पर एक बार फिर से राजनीति हावी होने लगी। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने एक बार फिर से कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसा व्यवहार प्रदर्शित कर दिया जिसने पाकिस्तान को फिर से बल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर से पाकिस्तान को खाद पानी मिलने लगा। और देखिए ये कौन सी पार्टियां हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो ये दम भरती है कि राष्ट्र के लिए ही समर्पित रही है, कांग्रेस पार्टी, दो सवाल पूछती है और राहुल गांधी बाकायदा एक्स पोस्ट पर ये सवाल पूछते हैं। सेना से सब पूछा जाता सवाल सीधे तौर पर पूछा जाता है कि विदेश मंत्री अगर कहते हैं कि बात हुई है तो क्या आपने पाकिस्तान को पहले ही हमले की जानकारी दे दी? वायु वीरों के पराक्रम पर भी एक सवाल उठ खड़ा होता है जब ये पूछा जाता है कि बताइए हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जिस तरह से सरकार ने डेलीगेशन बनाने का प्रक्रिया शुरू की, उस प्रक्रिया में नामों को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम यूसुफ पठान को नहीं भेजेंगे क्योंकि आपने हमसे पूछा नहीं। अब टीएमसी इस डेलीगेशन का बॉयकॉट करता है। ये तमाम वो परिस्थितियां हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर से बल दे रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या राजनीति के लिए थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए था? क्या राष्ट्र नीति पर राजनीति को हावी करके आपने पाकिस्तान जैसे देश को एक बार फिर से खाद पानी नहीं दे दिया है? आकलन और विश्लेषण करने का समय है। देश की विपक्षी पार्टियों को यह बात समझनी होगी। रिपोर्ट देखिए। जब देश के दुश्मन साजिश रच रहे हो, जब पाकिस्तान की सरजमीन से निकलकर आतंक का जहर भारत में फैलाया जा रहा हो, तब क्या राजनीति की बिसात पर देश हित की कुर्बानी देना सही है? भारत ने दुनिया को सच्चाई दिखाने का बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने का महाअभियान शुरू हुआ है और इसी कड़ी में ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया गया। सभी दलों को साथ लेकर एकजुट होकर आतंकिस्तान को एक्सपोज करने की मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन इस राष्ट्रीय मिशन में भी ममता बनर्जी को दिखी तो सिर्फ राजनीति। They cannot decide the members' name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them it is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. सरकार ने तृणमूल सांसद यूसुफ पठान को डेलीगेशन में शामिल किया, लेकिन पार्टी ने ही उनके नाम पर आपत्ति जता दी और यूसुफ ने दौरे से खुद को अलग कर लिया। सवाल ये है कि जब बात भारत की छवि की हो, जब मसला आतंकवाद पर प्रहार करने का हो, तो टीएमसी को क्यों दिखती है सिर्फ राजनीति? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी को दो टूक कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है,
बल्कि देश के साथ खड़े होने का वक्त है। देखिए, इन सारे विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच की जब आप बात करते हो और सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन विषयों को लेकर विवाद दिखाना ये कतई उचित नहीं है। अगर आपको कोई द्वेष है, भीतर बैठ के उस पर चर्चा की जा सकती है, बट ग्लोबली दुनिया के सामने इस तरीके की बातों को उजागर करना मुझे नहीं लगता कि ये देश हित में है। लेकिन टीएमसी है कि अपनी पार्टी लाइन से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। तभी तो टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी साफ कहते हैं कि केंद्र सरकार ने उनसे बात नहीं की। प्रतिनिधि तय करने से पहले विपक्ष से चर्चा होनी चाहिए थी। एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। यानी पाकिस्तान को बेनकाब करना पीछे और राजनीति करना आगे है। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि पाकिस्तान का जवाब देना सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है? बीजेपी के बड़े नेता आज ममता दीदी से पूछ रहे हैं कि क्या आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है और क्या टीएमसी के लिए राष्ट्रहित से ऊपर पार्टी लाइन है? का कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी के जो कंपनी है, उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बनर्जी। हिज ओनली आइडेंटिटी इज नेफ्यू ऑफ द सीएम। आई डिफीटेड हिज ओनर। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ दैट वेरी टेंटेड नेफ्यू। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारत की पक्ष की बात भारत का सांसद, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, और खास करके जब ये बाहर जाकर के विदेशों में अलग अलग देशों को इस बारे में बात करनी हो, तो हर भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि भारत का पक्ष रखे। ऐसे में टीएमसी ने जो यूसुफ पठान जी का नाम वापस लिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय है। इसका विरोध होना चाहिए। ये देश की टीम बनी है जिसके अंदर यूसुफ पठान भी हैं। वो तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं टीम में। अब देश को रिप्रेजेंट करना है, जहां पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य को बताना है, पाकिस्तान के आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करना किया हमने, वो बताना है। इसमें किस बात का विवाद है? एक तरफ जहां टीएमसी पाकिस्तान के मुद्दों से दूरी बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रही। जी हां, कांग्रेस के शहजादे विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछते हैं, तो पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सवाल दोहराते हुए बीजेपी को सिंदूर का सौदागर करार देते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से कि क्या हर बार सेना को अपने काम का सबूत देना जरूरी है? क्या कांग्रेस के लिए आम जनता से ज्यादा क्या नफा नुकसान हुआ, ये जानना जरूरी है? यही सवाल ममता बनर्जी से है। सवाल अब ममता बनर्जी से है, सवाल टीएमसी से है। क्या राष्ट्रीय एकजुटता पर सियासत भारी है? क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी विपक्ष अलग राग अलापेगा? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़े हुआ जाए? क्या पाकिस्तान को एक्सपोज करना सिर्फ सरकार का काम है? क्या ये भारत के हर दल, हर नेता की जिम्मेदारी है? और अगर है तो क्यों ममता बनर्जी इस जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? आज सवाल सिर्फ एक डेलीगेशन का नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए खड़ा होने का है। और सवाल ये भी है कि क्यों ममता बनर्जी इस राष्ट्रहित के मौके को राजनीति के चश्मे से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही कि राष्ट्र नीति पर राजनीति क्यों हावी है?
अब आइए थोड़ा कुछ और खबरों की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। संभल, याद ही होगा मुद्दा आपको। संभल की भूमि पुकार रही है, मंदिर वहीं था, मंदिर वहीं बनेगा। 1526 ईस्वी की वो रात क्या भूल जाए भारत, जब बाबर की तलवार के आगे श्रद्धा का सिर झुकाया गया, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान का मंदिर ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। यह कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा पर किया गया इतिहास का सबसे बड़ा आघात था। और आज 500 सालों के बाद वो समय आ गया है जब सत्य खुद सामने आने को आतुर है और न्याय अपने मूल रूप में जग चुका है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इस बात का प्रमाण है कि अब हिंदू समाज को दबाया नहीं जा सकता। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करके साफ कर दिया गया कि एएसआई का सर्वे रुकेगा नहीं। अब हर पत्थर बोलेगा, हर दीवार चीखेगी, यहां मंदिर था। अब ना तो अदालत डिगेगी, ना आस्था झुकेगी और ना ही सनातन रुकेगा। अब समय है एकजुट होने का, आवाज उठाने का और यह कहने का कि मंदिर था, है और रहेगा, और अब उसका पुनर्निर्माण हमारे संकल्प का प्रमाण बनेगा। ये सिर्फ संभल की लड़ाई नहीं, ये अयोध्या के बाद अगला संग्राम है, और ये संग्राम उस हिंदू के हृदय में धधकती उस आग का नाम है जिसे अब बुझाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित विवादित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर वर्षों से चला आ रहा ऐतिहासिक विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मस्जिद कमेटी की ओर से दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अदालत द्वारा आदेशित एएसआई सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यह याचिका संभल की सिविल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने विवादित शाही ईदगाह मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी, हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और एएसआई के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया कि जो कि 13 मई को सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था। विवाद की जड़ एक ऐतिहासिक दावा है, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष, जिनमें हरिशंकर जैन और 7 अन्य शामिल है, इनका कहना है कि यह मस्जिद दरअसल एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था, और 1526 ईस्वी में ध्वस्त कर उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष का उद्देश्य उस स्थल पर पुनः पूजा अर्चना का अधिकार प्राप्त करना है। मस्जिद कमेटी ने इस दावे को खारिज करते हुए सर्वे पर आपत्ति जताई और उसकी वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता बाबर ने सत्यव्रत नगर, जिसको आज लोग संभल के नाम से जानते हैं, वहां भगवान विष्णु के भावी अवतार कल्कि को समर्पित हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तब से लेकर आज तक यह अवैध ढांचा बदस्तूर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। साल 2024 में इस ढांचे के एएसआई सर्वे की मांग शुरू हुई। मुस्लिम पक्षकारों ने इस सर्वे का विरोध किया, लेकिन सिविल कोर्ट ने नवंबर 2024 में सभी तथ्यों को परखने के बाद हिंदूवादी पक्षकारों के पक्ष में निर्णय देते हुए इस बिल्डिंग के एएसआई सर्वे के आदेश दिए, और यहीं से संभल में हिंसा शुरू हुई। पहले दौर के सर्वे के बाद जब दूसरे दौर का सर्वे शुरू किया गया तो सुनियोजित तरीके से संभल में व्यापक हिंसा की गई। इस हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी सामने आया। लेकिन इधर बीच जो कानूनी लड़ाई थी वो बदस्तूर अपनी जगह जारी रही। मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इस पूरे सर्वे को रुकवाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए मुस्लिम पक्षकारों को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट में भी हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सिविल कोर्ट संभल ने जो आदेश इस पूरे सर्वे को लेकर दिया था वो एकदम दुरुस्त है और इस सर्वे को जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं। इस आदेश के बाद हिंदूवादी पक्षकारों को एक बड़ी जीत मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय।
तो देखा आपने कि किस तरीके से सनातन अब आगे बढ़ रहा है, जीत सामने आ रही है और जीत से जुड़ी हुई एक खूबसूरत तस्वीर के साथ ही जनमत को आज खत्म करेंगे। एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर जिसमें एक बार फिर भारत के युवाओं ने दुनिया को अपनी ताकत और संकल्प का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 18 मई 2025 को नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह कर लिया और 19 मई को सुरक्षित रूप से बेस कैंप वापस लौट आई। यह एनसीसी का माउंट एवरेस्ट पर तीसरा सफल अभियान है और इससे पहले 2013 और 2016 में भी एनसीसी की टीमों ने एवरेस्ट की चोटी को अपने कदम से चूमने में सफलता पाई थी। ये उपलब्धि न केवल एनसीसी और भारतीय सेना के लिए गर्व की बात है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। इस मिशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का युवा आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं रखता। यह अभियान न केवल पर्वतारोहण की ऊंचाइयों को छूने की एक मिसाल है, बल्कि ये भारत के युवाओं की शक्ति और आत्मबल का एक अद्वितीय उदाहरण भी है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के युवा किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम हैं। इस खूबसूरत तस्वीर के साथ आज आपको छोड़े जाती हूं। जय हिंद।